नमस्कार, टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 8 गणित NCERT पैटर्न पर आधारित न्यू सिलेबस के अनुसार हम इस गणित के अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। तो आप देखेंगे कि इस अध्याय में चतुर्भुजों को समझने से पहले हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट के रूप में कुछ परिभाषाओं और आकृतियों से संबंधित अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे समतल। जैसे कागज एक समतल का प्रतिरूप है और जब आप कागज से पेंसिल को हटाए बिना बिंदुओं को आपस में जोड़ते हैं या अकेले बिंदुओं को छोड़कर आकृति के किसी भी भाग को अनरोखित किए बिना तो आप एक समतलीय वक्र प्राप्त करते हैं। तो समतलीय वक्र क्या होता है और वक्रों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, इसको हम कॉपी में समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप समझेंगे चतुर्भुजों को समझना। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले समतलीय वक्र कोलोनियल कर्व। तो देखो, जो समतलीय वक्र होता है तो इसे आप परिभाषा देंगे कि जब समतल में पेंसिल को हटाए बिना बिंदुओं को आपस में जोड़ा जाए तो एक समतलीय वक्र प्राप्त होता है। देखो, समतल कोई भी हो सकता है, जैसे कि इसमें जो लिखा हुआ कागज है ये आपका समतल है। आप ब्लैक बोर्ड में पढ़ते हैं तो वहाँ भी एक समतल प्राप्त होता है। आप किसी मैदान में खेलते हैं तो वह भी एक समतल है। तो समतलीय वक्र क्या है कि जब समतल में पेंसिल को हटाए बिना बिंदुओं को आपस में जोड़ा जाए, जैसे हम आकृति के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर ये आपके बिंदु बने हुए हैं। जब हम इन बिंदुओं को सीधे लाते हैं और पेंसिल को हटाए बिना बिंदुओं को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो एक हमें समतलीय वक्र प्राप्त होता है। जैसे आप इधर देख रहे हैं, इन बिंदुओं को हम हटाए बिना पेंसिल को और सीधे क्या करते हैं, समतलीय वक्र प्राप्त करते हैं। तो यह कहलाता है समतलीय वक्र। अब आगे हम समझेंगे समतलीय वक्रों के प्रकार, यानी कॉलोनियल टाइप्स। कितने प्रकार के वक्र होते हैं और इस अध्याय में हम कितने वक्रों को पढ़ेंगे आप समझें। तो सबसे पहले खुला वक्र यानी ओपन कर्व। खुला वक्र क्या होता है तो इसकी आप परिभाषा समझेंगे कि यदि वक्र का प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु अलग अलग हों। ध्यान दें, यदि वक्र का प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु अलग अलग हों तब हमें खुला वक्र प्राप्त होता है। तो खुला वक्र हम आकृति के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं इस आकृति को, यदि वक्र का प्रारंभिक व अंतिम बिंदु अलग अलग हों, यानी कि अगर आप इस बिंदु से प्रारंभ कर रहे हैं तो आप इस बिंदु से इस तरह से आए और आकर के आप यहाँ तक पहुँच गए, तो प्रारंभिक बिंदु आपका ए है और अंत बिंदु आपका ए है, यानी कि इसका प्रारंभिक बिंदु और अंत बिंदु आपका अलग अलग है, यानी यह एक दूसरे को मिल नहीं रहा है और आकृति कैसी है, खुली है। तो इसको कहा जाएगा कि यह खुला वक्र है। जैसे आप इस वक्र को देखें तो इस वक्र में आप देख रहे हैं, जब आप चल रहे हैं तो अगर आपका ये प्रारंभिक बिंदु है तो आपका ये अंत बिंदु है, यानी अंतिम बिंदु है। दोनों बिंदु कैसे हैं, अलग अलग हैं, तो इसे कहा जाएगा कि यह खुला वक्र है। तो ऐसी इस प्रकार की आकृति को हम ओपन कर्व कहेंगे। अब आगे समझेंगे बंद वक्र यानी क्लोज्ड कर्व क्या होता है। तो देखो, जो बंद वक्र होता है, यदि वक्र का प्रारंभिक व अंतिम बिंदु एक ही हो। ध्यान दें, यदि वक्र का प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु एक ही हो तब हमें बंद वक्र प्राप्त होता है। तो आप आकृति से समझेंगे तो आप समझेंगे कि ये आकृति बनी हुई है। अगर आप इस बिंदु से चलना प्रारंभ कर रहे हैं, आप इस तरह से गए और जाकर के इन बिंदुओं से मिलते हुए आप उधर ही पहुंच गए। इसका मतलब है कि इस बिंदु का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही है और यह आकृति बंद है, तो हम इसे कहेंगे कि यह बंद वक्र है।
आप इसको भी देखिए, इस वृत्त को देखें। आप इस बिंदु से प्रारंभ हुए, इस बिंदु से चलते 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 और आप जब उसी बिंदु पर पहुंच गए, यानी कि इसका प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु एक ही हो, तब हमें बंद वक्र प्राप्त होता है। यह आपका बंद वक्र है और यहाँ पर आप देख रहे हैं यह खुला वक्र है। इस प्रकार से आप इनको समझने का प्रयास करेंगे। अब आप तीसरा बिंदु समझेंगे कि साधारण या सरल वक्र। साधारण वक्र या सरल वक्र यानी सिंपल कर्व। क्या होता है कि जो वक्र अपने आप को कहीं नहीं काटते हैं, जो वक्र अपने आप को कहीं नहीं काटते हैं, सरल वक्र या साधारण वक्र कहलाते हैं। जैसे आकृति के द्वारा हम समझें कि आप इस बिंदु से प्रारंभ हुए चलना और इस तरह से आप चलते गए चलते गए चलते गए, तो ये जो आप उसी बिंदु पर पहुंच गए, यानी कि आपने इसको कहीं नहीं काटा, तो यह आपका कहलाएगा सरल वक्र। जैसे आप इसको देखें, इस बिंदु से आप प्रारंभ हुए, इस बिंदु से प्रारंभ हुए और आप यहाँ तक आ गए, तो ये भी आपका क्या है, साधारण वक्र है। लेकिन यह आपका हो जाएगा खुला वक्र और ये हो जाएगा आपका बंद वक्र। ये बंद वक्र हो गया, ये खुला वक्र हो गया। यानी लेकिन कहलाएंगे तो साधारण यानी सरल वक्र, यानी कि जो वक्र अपने आप को नहीं काटते। तो आप यहाँ समझेंगे कि सरल, ये तो आपके सरल वक्र हैं। लेकिन अगर आप इसी में देखो तो आप देखेंगे कि ये बिंदु इधर गया, फिर इधर आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया। तो इसने क्या किया कि देखो इस बिंदु पर काट रहा है, यहाँ इसको 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 काट रहा है। यानी कि यह रेखाखंड एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यह आपके सरल वक्र नहीं है। आप इसको देखें, इस बिंदु से आप प्रारंभ हुए, इधर गया, फिर ये इधर आया, इधर से ये इसने इसको काट दिया, यानी इसने इसको काट दिया, तो यह आपका सरल वक्र नहीं है। तो सरल वक्र कौन होगा, भले ही वह खुला हो, यानी कि जो वक्र अपने आप को कहीं नहीं काटते वो सरल या साधारण वक्र कहलाते हैं। आपके सामने अगर कोई भी आकृति आ जाए, वह बंद हो या खुली हो, इससे मतलब नहीं है, बात सरल और साधारण वक्र के समझने की है। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि जो वक्र अपने आप को कहीं नहीं काटते वह सरल या साधारण वक्र कहलाते हैं। तो यह आपके सरल वक्र हैं और नीचे जो आप देख रहे हैं यह आपके सरल वक्र नहीं हैं। अब आप आगे समझेंगे सरल बंद वक्र, सिंपल क्लोज्ड कर्व, यानी सरल बंद वक्र क्या है। अब आप इसमें समझेंगे कि जो वक्र अपने आप को कहीं नहीं काटते व बंद भी होते हैं, सरल बंद वक्र कहलाते हैं। अब यानी कि उसको सरल भी होना चाहिए कि काटे भी नहीं और बंद भी होना चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे थे कि देखो ये बंद नहीं था, लेकिन ये सरल और साधारण वक्र था। लेकिन अब यहाँ पर शर्त है कि सरल भी होना चाहिए और बंद वक्र होना चाहिए। तो अब आप आकृति में समझेंगे कि देखो आप इस बिंदु से प्रारंभ हुए, तो आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, फिर यहाँ जा रहे हैं, फिर यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर आप वहीं पहुँच गए। यानी इसने एक दूसरे को नहीं काटा है। यहाँ पर भी देखो आप यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ इससे ये आप इस तरह से पहुँचे, लेकिन इसने एक दूसरे को नहीं काटा। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि आप अगर इस बिंदु से प्रारंभ हुए तो आपने पूरी आकृति में किसी को नहीं काटता। इसका अर्थ ये है कि यह आपकी सरल भी है और बंद भी है, यानी यह आपके सरल बंद वक्र हैं। तो इस प्रकार से आपने सरल बंद वक्र को समझा। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो आपके वक्र हैं, इन वक्रों की आकृतियों को देख करके आप समझ जाएंगे कि यह किस प्रकार का वक्र है। अब आगे हम समझेंगे बहुभुज अर्थात पॉलीगन। तो देखो बहुभुज क्या होता है कि केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। तो आप आकृति से समझेंगे कि यह आपका देखो, ये आपकी आकृति बनी हुई है। यहाँ से आप प्रारंभ हुए, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गए, यानी कि केवल रेखाखंड, एक आपका रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, एक ये रेखाखंड है,
एक आपका ये रेखाखंड है। रेखाखंडों से बना सरल और बंद वक्र क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। आप इसको देखो, एक रेखाखंड, ये दूसरा रेखाखंड, ये तीसरा रेखाखंड, ये चौथा रेखाखंड और ये पांचवा रेखाखंड। तो रेखाखंडों से बना सरल और बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। यहाँ पर आप देखो, एक आपका रेखाखंड है, दूसरा रेखाखंड है, तीसरा और एक चौथा। तो कैसी आकृति है? सरल भी है, रेखाखंडों से बनी है और बंद आकृति है, यानी वक्र जो बहुभुज हैं। यानी ये कैसे वक्र हैं? ये बहुभुज हैं। लेकिन अगर इन्हीं आकृतियों में हम समझें तो आप देखेंगे कि ये आपका एक रेखाखंड आपका जे है, एक रेखाखंड ए है और एक रेखाखंड आपका ए है। तो देखो, ये रेखाखंड तो हैं लेकिन ये सरल नहीं है। सरल इसलिए नहीं है क्योंकि इसने एक दूसरे को काटा है। तो सरल बंद भी है लेकिन सरल नहीं है। सरल इसलिए नहीं है क्योंकि इसने एक दूसरे को काटा है। जब ये काटेंगे तो यह आपका बहुभुज नहीं होगा। रेखाखंड होना चाहिए, सरल होना चाहिए और बंद होना चाहिए। अब इधर देखो, एक आपका रेखाखंड ए है, ए रेखाखंड है, ए रेखाखंड है, एक रेखाखंड ए है और एक आपका ये है। यानी ये सरल भी है और रेखाखंड भी है लेकिन यह आपका बहुभुज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बंद नहीं है। तो ऐसी आकृति क्या होगी? आपकी रेखाखंड नहीं होगी। अब इसको आप देखिए, यह आपका सरल भी है और आपका बंद भी है। सरल भी है और बंद भी है लेकिन इसमें रेखाखंड नहीं है। जबकि केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। तो आपने इस आकृति से समझा कि यह आपका जो आपकी तीनों आकृतियां हैं, वक्र जो बहुभुज नहीं हैं। और वक्र जो कैसे हैं? ये आपके बहुभुज हैं और ये आपके बहुभुज नहीं हैं, क्योंकि यह काट रहा है, यह खुला है और यह आपके रेखाखंड नहीं है, इसलिए यह कैसा है? बहुभुज नहीं है। अब आगे हम समझेंगे बहुभुजों का वर्गीकरण। अब देखो, बहुभुजों का वर्गीकरण हम किस प्रकार से समझेंगे? पॉलीगन क्लासिफिकेशन, यानी बहुभुजों का वर्गीकरण कैसे होता है और कौन कौन सी आकृतियां बहुभुज कहलाती हैं, इस पर भी हमें विचार करना है। तो इसके लिए हम 3 कॉलम बनाते हैं। एक, भुजाओं या शीर्षों की संख्या, या तो हम भुजाओं की संख्या या शीर्षों की संख्या कहेंगे, और एक में होगा वर्गीकरण और एक में हमें प्राप्त होगा आकृति का नमूना, यानी आकृति नमूना। तो आप देखेंगे कि अगर भुजाओं या शीर्षों की संख्या 3 है तो इसकी आकृति जो बनेगी, एक आपका देखो, एक आपकी भुजा ए है, ये आपकी दूसरी भुजा है, ये तीसरी भुजा है। इसका एक आपका शीर्ष ए है, एक शीर्ष ए है और आपका एक शीर्ष ए है। तो इसमें 3 शीर्ष हैं। तो 3 शीर्ष और 3 भुजाओं वाली आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। अब आगे हम देखेंगे कि जिन भुजाएं या शीर्षों की संख्या 4 होती है तो वह आपका चतुर्भुज कहलाता है। यानी कि ये आपकी पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा और ये आपके शीर्ष हैं। ये पहला शीर्ष है, ये दूसरा शीर्ष, ये तीसरा शीर्ष और ये आपका चौथा शीर्ष, ये आपके शीर्ष कहलाते हैं। तो इन 4 भुजाओं से बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है और ये सभी बहुभुज कहलाते हैं। अब आप देखेंगे कि जिसमें भुजाओं या शीर्षों की संख्या 5 हो, जैसे आपकी पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, पांचवी भुजा, अगर हम इसके शीर्षों की बात करें तो यह आपका पहला शीर्ष है, ये दूसरा शीर्ष है, ये तीसरा शीर्ष है, ये चौथा शीर्ष है और ये पांचवा शीर्ष है। तो इसमें 5 शीर्ष हैं और या 5 भुजाएं हैं। तो जिसका वर्गीकरण होता है पंचभुज। अब अगर हम षड्भुज की बात करें, यह आपका षड्भुज है जिसमें 6 शीर्ष या 6 भुजाएं होती हैं। यह आपकी पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, पांचवी भुजा और ये छठवीं भुजा। और इसके शीर्ष, ये आपका पहला शीर्ष है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठवां है। तो इसमें 6 शीर्ष हो गए, 6 भुजाएं हो गई, जिससे हम इसे कहेंगे षड्भुज। तो इस प्रकार से आगे 7 भी होंगी तो सप्तभुज। यानी इस प्रकार से आप भुजाओं या शीर्षों की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो हमें बहुभुज प्राप्त होते जाएंगे, यानी कि ये सभी बहुभुज हैं। तो आपने इस तालिका से ये समझा कि अगर 3 भुजाओं वाला त्रिभुज भी है तब भी हम उसे बहुभुज कहेंगे। और सबसे कम, यानी बहुभुज में सबसे कम
3 भुजाओं का आपका बहुभुज होगा। 3 भुजाओं से कम का आपका बहुभुज किसी भी कंडीशन में नहीं बनेगा। यानी बहुभुज बनाने के लिए हमें कम से कम 3 भुजाएं चाहिए, तो आपका त्रिभुज भी क्या कहलाएगा, वह भी बहुभुज ही कहलाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका उत्तल बहुभुज एवं अवतल बहुभुज और आपका समबाहुभुज और विषम बहुभुज और विकर्ण के बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।